हाँ जी। तो कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन चल रहे थे। एक बुक दिखाइए। कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन चल रहे थे। लास्ट क्वेश्चन हमने कौन सा किया था? क्वेश्चन नंबर 8 किया था ना। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तो हमने शुरू में करे, फिर क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, 8 हुआ, 9, 10, 12, 15 और एक वो आगे से 54 भी हमने किया था ना। ठीक है, चलिए इतने क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। एक और क्वेश्चन किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 भी हम कर चुके हैं। ठीक है, पेज नंबर 90, पेज नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 30। ओके, पेज नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 30। पेज नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 30। ABC company is having difficulties. ABC company is having difficulties with automatic grinding machine. Has 4 years of service life. Its operating costs are fairly sizable compared to its revenue. For the next 4 years, the revenues generated will be rupees 5,20,000 annually, but annual cost expenses will be rupees 3,80,000. Present book value of old machine is rupees 1,60,000. Depreciation is rupees 80,000 per annum. The old machine can be now sold for rupees 80,000. This is not good, since if the machine were held for 4 years, it could probably be sold for rupees 80,000. The firm's alternative is to invest in a new grinding machine costing rupees 4 lakh, not counting rupees 80,000 needed to transport and install it. The new machine would generate revenue of rupees 9,20,000 with cash expense of rupees 5,80,000. It would be depreciated over 4-year period to book value of rupees 1,60,000, at which time it could be sold for rupees 1,40,000. Depreciation would be by straight line method. The new machine would require tying up additional rupees 2 lakh of inventory and receivable over 4-year period. What is differential after tax cash flow stream from this proposal? Assume tax rate of 50% on income and capital gains. Also evaluate the proposal assuming discount rate of 10%. तो पहली कैलकुलेशन कौन सी करी जाए? डिफरेंशियल इनिशियल कैश आउटफ्लो। पहली कैलकुलेशन करेगा डिफरेंशियल इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो आप पुरानी मशीन के बदले नई मशीन लाना चाहते हैं, तो पहले आप यही बताइए कि नई मशीन का परचेज प्राइस कितना है। परचेज ऑफ न्यू मशीन रुपीज 4 लाख। नई मशीन का परचेज प्राइस है 4 लाख रुपए, पर जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको नई मशीन को इंस्टॉल भी कराना पड़ेगा और उसका खर्चा कितना है? 80,000।
इसका मतलब आपको नई मशीन कितने की मिल रही है? 4,80,000 की। 4,80,000 आपको नई मशीन के लिए कैश चाहिए। लेकिन आप सोचते हैं कि पुरानी मशीन को आज बेच देंगे। पुरानी मशीन अगर आज बेच दोगे तो कैश कितना मिलेगा? 80,000। तो डिफरेंशियली अगर सोचा जाए तो आपको कैश चाहिए 4 लाख। पर यह मत भूलिए कि इस समय पुरानी मशीन की बुक वैल्यू है 1,60,000। अगर आप उसे 80,000 में बेचोगे तो इसका मतलब आप उसे 80,000 के लॉस पर बेचोगे। लॉस पर टैक्स की सेविंग हो सकती है। टैक्स की सेविंग का मतलब है कैश को इंटरनली अरेंज करना। तो जो कैश इंटरनली अरेंज हो रहा है उसे माइनस कर देते। टैक्स सेव्ड ऑन लॉस ऑन सेल। तो 1,60,000 की आज बुक वैल्यू है। अगर हमने उसको 80,000 में बेचा तो बैलेंस 80,000 का लॉस हो गया। उसके ऊपर अगर 50% टैक्स सेव किया जाए तो टैक्स की सेविंग होगी 40,000। या यूं कहे गवर्नमेंट को दिया जाने वाला टैक्स 40,000 कम हो जाएगा। तो 40,000 तो इसका मतलब अरेंज हो ही गए। आपको चाहिए 4 लाख। तो इसका मतलब आपको बाकी बैलेंस कितना कैश चाहिए? 3,60,000। ठीक है। प्लस आपको वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसा चाहिए ना? कितना अमाउंट चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए? ₹2 लाख। पर वर्किंग कैपिटल का पैसा तो आखिरी डेट को वापस आएगा ना। ₹5,60,000। चलिए, आपने इनिशियल कैश आउटफ्लो की सिचुएशन को डिस्कस कर लिया है। अब हमें चाहिए फ्यूचर कैश इनफ्लोस। पर उस पर आने से पहले हमें डेप्रीसिएशन के मैटर को डील करना पड़ेगा। तो आइए कैलकुलेट करें और हेडिंग डालें कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंशियल डेप्रीसिएशन। इसके लिए जो आप कॉलम्स बनाएंगे, पहले पर्टिकुलर्स, ओल्ड मशीन, न्यू मशीन, और लास्ट में डिफरेंस। पर्टिकुलर्स, ओल्ड मशीन, न्यू मशीन और लास्ट में डिफरेंस। पुरानी मशीन की इस समय बुक वैल्यू कितनी है? 1,60,000। इस समय बुक वैल्यू 1,60,000 है। जो नई मशीन आपने खरीदी है उसकी इंस्टॉलेशन मिलाकर बुक वैल्यू बनती है 4,80,000। हम ये देखेंगे पुरानी मशीन होती तो डेप्रीसिएशन कितना होता, नई मशीन होगी तो डेप्रीसिएशन कितना होगा। फिर हम इन दोनों का डिफरेंस भी जानना चाहेंगे।
पुरानी मशीन के बारे में क्वेश्चन में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि डेप्रीसिएशन है ₹80,000 पर एनम। अगर ऐसा है फिर तो 80,000 2 साल में एसेट फुल्ली डेप्रीशिएट हो जाएगी, क्योंकि 1,60,000 तो उसकी बुक वैल्यू है। तब तीसरे और चौथे साल में डेप्रीसिएशन पहुंच ही नहीं सकता है, सिर्फ पहले और दूसरे साल ही डेप्रीसिएशन होगा। तीसरे चौथे साल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगा। बुक वैल्यू आफ्टर 4 years 1,60,000 ओरिजिनल बुक वैल्यू, डेप्रीसिएशन तो सारा ही लग गया, तो आखिर में बुक वैल्यू हो गई 0। नई मशीन के बारे में बात करते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट इसकी 4,80,000 है। क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन ये है कि 4 साल के बाद इसकी बुक वैल्यू हो जानी चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1,60,000। ठीक है ना? तो 4 साल में टोटल डेप्रीसिएशन कितना लग जाना चाहिए? 4,80,000 में से 1,60,000 हटाइए, हर साल डेप्रीसिएशन लगना चाहिए 80,000। ठीक है ना? अब डेप्रीसिएशन ये रिकॉर्ड नहीं होगा, अब डेप्रीसिएशन ये रिकॉर्ड होगा। तो आप मुझे डिफरेंस बताएं। पहले साल नील, दूसरे साल नील, तीसरे साल 80,000 और चौथे साल भी 80,000। ठीक है ना? तो ये हमने डिफरेंशियल या यूं कहे एडिशनल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लिया है। अब आप लिखिएगा सेल वैल्यू आफ्टर 4 years। सेल वैल्यू आफ्टर 4 years। क्वेश्चन पढ़ के बताइएगा, अगर मैं पुरानी मशीन 4 साल बाद बेचूं तो कितने की बेच पाऊंगा? 80,000। यह भी कितनी अजीब बात है कि पुरानी मशीन आज बेचो तो भी 80,000 की बिकेगी, 4 साल बाद बेचोगे तो भी 80,000 की ही बिकेगी। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। क्या ये बात सही? अच्छा, अगर नहीं बेचोगे तो कितने की बेचोगे? 1,40,000। ओके, पुरानी बेचोगे तो 80,000 की बिकेगी, नहीं बेचोगे तो 1,40,000। आप मुझे डिफरेंशियल सैल्वेज वैल्यू बताएं। 60,000। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। यस, पुरानी मशीन की बुक वैल्यू हो जाएगी 0। अगर बेचेंगे 80,000 में तो 80,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। नई मशीन की बुक वैल्यू 1,60,000 होगी, बेचोगे 1,40,000 में तो 20,000 का लॉस हो जाएगा। ठीक है ना? टैक्स एट रेट ऑफ 50%। 80,000 के प्रॉफिट का मतलब है 40,000 टैक्स की पेमेंट। $20,000 के लॉस का मतलब है 10,000 टैक्स की सेविंग।
और इन दोनों के डिफरेंस का मतलब है 50,000 टैक्स सेविंग। आप रुकिए तो सही, सुनेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, है ना? पहले सुनने तो सही, फिर तो उसके बाद ही आप अपना कमेंट देंगे ना। देखिए, कोई अगर ये कहे अब डेप्रीसिएशन ये नहीं होगा ये होगा, तो आप कितने आराम से दोनों का डिफरेंस बता देते हैं, है कि नहीं? जैसे अगर कोई ये पूछे अब डेप्रीसिएशन 2 रुपए नहीं होगा, अब डेप्रीसिएशन 5 रुपए होगा, तो आप कहते हैं इसका मतलब 3 रुपए का एडिशनल डेप्रीसिएशन है। ये बात आप कितनी आसानी से बता देते हैं, है ना? अब ये नहीं होगा, अब ये होगा, तो डिफरेंस आप बता देते। मैं अभी भी कह रहा हूं, अब ये नहीं होगा, अब ये होगा। 40,000 की पेमेंट अब नहीं होगी, 10,000 का टैक्स सेव अब ये हो जाएगा। दोनों का फर्क बताइए। आप जितने आराम से 2 और 5 का डिफरेंस बताते हो, मैं अगर आपसे कहूं कि -2 और 5 का डिफरेंस बताओ, तो भी आराम से बताओ, आराम से बताओ। द आंसर इज 7। नंबर लाइन ड्रॉ करके देख लो। अच्छा, -2 और +5 में डिफरेंस कितना होता? 7 ही होता है। अब ये नहीं होगा, अब ये होगा, डिफरेंस बताइए। कोई बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है? अब जैसे मान लीजिए मुझे किसी आदमी से 10 रुपए लेने थे और मैं लेने चला गया। उस आदमी ने मुझे खूब पीटा, कहा जी तू 10 रुपए मेरे से लेने आया। अच्छा, उल्टा एक तो उसने मुझे पीटा, दूसरा मेरी जेब में 5 रुपए पड़े थे, वो भी उसने खींच लिए मुझसे। वो 10 तो दिए नहीं, 5 मुझसे खींच लिए, पिटाई हुई सो अलग। आप तो बताओ मेरे को नुकसान कितना हुआ है, रुपयों का नुकसान बताओ। 15 रुपए का। अब ये बताने में काहे की समस्या है भाई? अब ये नहीं होगा, अब ये होगा। अब -40,000 नहीं होगा, क्या होगा? +10,000। तो -40,000 और +10,000 में हमने आपसे फर्क क्या पूछ लिया? क्या आप 3 मिला उठे? द आंसर इज +50,000। ठीक है कि नहीं? मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, स्टूडेंट जितने प्यार से +2 और 5 का फर्क बताता है, उसको उतने ही प्यार से -2 और +5 का फर्क भी बता देना चाहिए, है कि नहीं? इसको तो आप बड़े आराम से बता देते हैं, उसको बताने में काहे की दिक्कत है? चलिए, पोजीशन क्लियर हो गई। हमें पता चल गया कि आने वाले 4 साल में एडिशनल डेप्रीसिएशन, चौथे साल के आखिर में एडिशनल सैल्वेज वैल्यू, और चौथे साल के आखिर में एडिशनल टैक्स सेविंग, डिफरेंशियल टैक्स सेविंग। अब हमें क्या करना है? हमें ईयर 1, 2, 3, 4 का डिफरेंशियल कैश इनफ्लो पता करना है, उसके बाद ही हम एनपीवी बता सकते हैं। तो आप लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंशियल फ्यूचर कैश इनफ्लोज, कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंशियल फ्यूचर कैश इनफ्लोज, डिफरेंशियल फ्यूचर कैश इनफ्लोज।
particulars year 1, 2, 3, 4. इंक्रीज इन रेवेन्यू, अगर आप नई मशीन लेकर आओगे तो हर साल रेवेन्यू होगा 9,20,000। लेकिन अगर आप पुरानी मशीन से काम चलाते रहोगे तो हर साल रेवेन्यू होगा 5,20,000। तो आप बढ़ा हुआ रेवेन्यू बताइए। 4 लाख रुपए। ये आपने फायदे वाली बात बताई ना। अच्छा, जैसे आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, क्वेश्चन में लिखा है कि आपके कैश एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। नई मशीन के साथ काम करोगे तो कैश एक्सपेंसेस होंगे 5,80,000। पुरानी मशीन के साथ काम करोगे तो कैश एक्सपेंसेस होंगे 3,80,000। तो कैश एक्सपेंसेस कितने बढ़ जाएंगे? 2 लाख। चलो, कैश एक्सपेंसेस आपके बढ़ गए ना, रेवेन्यू भी बढ़ गया, कैश एक्सपेंसेस भी बढ़ गए, फायदा भी हो गया, नुकसान भी हो गया। अच्छा, फिर है एडिशनल डेप्रीसिएशन। फिर है एडिशनल डेप्रीसिएशन। पहले साल तो कोई एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं है, दूसरे साल भी नहीं है, तीसरे साल है 80,000 रुपए, चौथे साल भी है 80,000 रुपए। तो ये हो गया 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए। ये जो आंसर आया है, इसके आगे आप क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन पीबीटी। टैक्स का रेट है 50%। पहले साल आपका बढ़ा हुआ टैक्स कितना होगा? 1 लाख रुपए। दूसरे साल भी 1 लाख रुपए। तीसरे चौथे साल 60,000 रुपए। अकॉर्डिंगली आपको क्या पता चलेगा? इंक्रीज इन पीएटी। हाँ जी, ये आपने बताया इंक्रीज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एडिशनल डेप्रीसिएशन वाला जो अमाउंट है वो अगर वापस ऐड कर दिया जाए, पहले दूसरे साल तो एडिशनल डेप्रीसिएशन है नहीं, तीसरे और चौथे साल में है 80,000। तो पहले साल का कैश इनफ्लो 1 लाख रुपए, दूसरे साल का कैश इनफ्लो 1 लाख रुपए, तीसरे साल का कैश इनफ्लो 1,40,000 रुपए, चौथे साल का कैश इनफ्लो 1,40,000। पर चौथे साल का आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना। चौथे साल में एक तो डिफरेंशियल सैल्वेज वैल्यू कंसीडर करी जानी चाहिए,
प्लस डिफरेंशियल सैल्वेज वैल्यू। कितनी है डिफरेंशियल सैल्वेज वैल्यू? 60,000, 60,000 रुपए। और ये आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इसका मतलब है कि पैसा आएगा। और सेविंग का पैसा भी तो फायदे वाला पैसा ही है ना, आप इसे भी ऐड करेंगे। फायदे वाली सारी बातें ऐड होनी चाहिए। और अगर कोई वर्किंग कैपिटल का पैसा आपने दिया था तो उसको भी आप वापस ले लीजिए, प्लस वर्किंग कैपिटल टेकन बैक। वो वर्किंग कैपिटल का अमाउंट था कितना वैसे? 2 लाख रुपए। ईयर 4 का आंसर 4,50,000। 4,50,000 के सामने लिख लीजिएगा कैश इनफ्लो इन ईयर 4। दिस इज कैश इनफ्लो इन ईयर 4। अब तो सारी कैलकुलेशन हो गई है, बस हमें एनपीवी कैलकुलेट करना है। पॉजिटिव आएगा तो इन्वेस्टमेंट के लिए हां कर देंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 10%। ईयर 1, 2, 3, 4 पहले साल का कैश इनफ्लो 1 लाख रुपए, दूसरे साल का भी 1 लाख रुपए, तीसरे साल का 1,40,000 और चौथे साल का है 4,50,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ईयर 1 0.909, 0.826, 0.751, 0.683। This will be present value of cash inflows. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आप बता दीजिए। 585,990। 585,990। इसमें से आप माइनस करें इनिशियल कैश आउटफ्लो, वो है 5,60,000। तो एनपीवी एक पॉजिटिव अमाउंट आ गया 25,990। 25,990। तो आइए फिर कंक्लूजन लिखा जाए। कंक्लूजन में आप लिखेंगे सिंस NPV is a positive amount, since NPV is a positive amount, the given investment decision will be financially viable.
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 29। Sagar Industries is planning to introduce a new product with estimated life of 8 years. The project to be set up in backward region qualifies for one time at its starting subsidy from government of rupees 20 lakhs. Initial equipment will cost rupees 140 lakhs. Additional equipment costing rupees 10 lakh will be needed at the beginning of third year. At the end of 8 years, the original equipment will have no resale value, but supplementary equipment can be sold for rupees 1 lakh. A working capital of rupees 15 lakhs will be needed. The sales volume over 8 years period have been forecast as follows. आपके सामने ईयर 1 to 8 की कुछ डिटेल से रखी है. A sale price of rupees 100 per unit is expected and variable expenses will amount to 40% of sales revenue. Fixed cash operating cost will amount to rupees 16 lakh per year. In addition, an extensive advertising campaign will be implemented requiring annual outlays as follows. वो भी हमें गिवन है. The company is subject to 50% tax rate and considers 12% to be appropriate after tax cost of capital for this proposal. The company follows straight line method of depreciation. Should the project be accepted, assume that loss suffered, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अंडरलाइन करेगा. assume that loss suffered is carried forward for future set off. ये क्या बात हुई भला? यानी अगर एक साल लॉस हो जाए उसको आप अगले साल ले जाइएगा ताकि अगले साल की इनकम से वो सेट ऑफ किया जा सके. ठीक है, खैर चलिए आइए शुरू करते हैं इसका आंसर. आप मुझे बताएंगे इनिशियल इक्विपमेंट खरीदने के लिए आपको कितना कैश चाहिए. इनिशियल इक्विपमेंट खरीदने के लिए आपको कितना कैश चाहिए? 140 lakhs. $140 lakhs चाहिए ना आपको? माइनस गवर्नमेंट से सब्सिडी कितनी मिल रही है? तो डिफरेंस कितना कैश चाहिए आपको? 120 lakhs. अच्छा, आपको बिजनेस करने के लिए क्या वर्किंग कैपिटल भी चाहिए? वर्किंग कैपिटल चाहिए तो कितना चाहिए? 15 lakhs. हाँ जी, वर्किंग कैपिटल भी आपको 15 लाख रुपए चाहिए. तो अब आप बताइए आपको कैश कितना चाहिए? 135 lakhs प्लस एडिशनल इक्विपमेंट. आप ये एडिशनल इक्विपमेंट कब खरीदना चाहते हैं?
एडिशनल इक्विपमेंट टू बी परचेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर कितने का खरीदना है? 10 लाख रुपए का। ये 10 लाख की पेमेंट हमको तीसरे साल के शुरू में कर रही है, तो भी इसकी तो प्रेजेंट वैल्यू बतानी पड़ेगी ना। तीसरे साल के शुरू को मैं दूसरे साल का आखिर कह सकता हूं। रेट कितना है? 12%। 12%, तो 12% ईयर 2 एंड का फैक्टर बताएं। 0.797। 0.797 है। एक बात देख लीजिएगा, 12% ईयर 2, हाँ ठीक है, 0.797। इसका मतलब दूसरे साल के आखिर में आप 1 रुपया देते हो तो उसकी आज की कीमत है 0.797। क्या ये सही है? दूसरे साल के आखिर में 1 रुपया देते हो तो उसकी आज की कीमत है 0.797। तो दूसरे साल के आखिर में 10 लाख देने हैं, उसकी आज की कीमत कितनी हुई? 7.97 लाख। So we are able to get 142.97 lakhs. हाँ जी, तो हमने कैश आउटफ्लो की सिचुएशन डिस्कस कर ली है। कब कितना कैश जाएगा? जो कैश शुरू में जाएगा उसकी तो वही प्रेजेंट वैल्यू है, पर जो कैश फ्यूचर में जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। खैर, अब हमें चाहिए फ्यूचर कैश इनफ्लोस, लेकिन उस पर मैं डायरेक्टली आ नहीं सकता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन का एक मैटर है जो मुझे डील करना पड़ेगा। पहले डेप्रीसिएशन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ही हम बात करेंगे फ्यूचर कैश इनफ्लोस के बारे में। तो हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। तो आइए डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। उसमें पहले इनिशियल इक्विपमेंट पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया जाए। अब बताइएगा इनिशियल इक्विपमेंट का परचेज प्राइस कितना लिखा है? 140 लाख। आपने लिखा 140 लाख का इनिशियल इक्विपमेंट है। फिर ये बताइएगा इनिशियल इक्विपमेंट की लाइफ कितनी है? 8 साल के बाद इसकी सैल्वेज वैल्यू कितनी है? डेप्रीसिएशन ईच ईयर 140 डिवाइडेड बाय 8, 17.5 लैक्स। इनिशियल इक्विपमेंट पर हर साल का डेप्रीसिएशन है 17.5 लैक्स। एडिशनल इक्विपमेंट, आप मुझे एडिशनल इक्विपमेंट का परचेज प्राइस बताएं। 10 लैक्स। एडिशनल इक्विपमेंट की लाइफ कितनी है? 6 साल।
6 साल के ब्रैकेट्स में लिखेगा ईयर्स 3 to 8, तीसरे साल से लेकर 8वें साल तक इसकी लाइफ 6 साल है। 6 साल के बाद इसकी सैल्वेज वैल्यू कितनी है? 1 लाख। डेप्रीसिएशन ईच ईयर 1.5 lakhs। एडिशनल इक्विपमेंट पर डेप्रीसिएशन लगेगा तीसरे साल से लेकर 8वें साल तक। ओरिजिनल इक्विपमेंट पर डेप्रीसिएशन लगेगा पहले साल से लेकर 8वें साल तक, यानी पहले 2 साल सिर्फ ओरिजिनल इक्विपमेंट पे डेप्रीसिएशन होगा 17.5 लाख, और तीसरे साल से लेकर 8वें साल तक 17.5 लाख जमा 1.5 लाख 19 लाख। इस बात को लिखेगा। हेंस डेप्रीसिएशन ऑफ रुपीस 17.5 lakhs 17.5 lakhs can be claimed each year in years 1 and 2 in years 1 and 2 and depreciation of rupees 19 lakhs depreciation of rupees 19 lakhs can be claimed each year in years 3 to 8 बाकी सारी डिस्कशन अपनी जगह। मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, ओरिजिनल इक्विपमेंट 140 लाख का है कि 120 लाख का? ओके, ओरिजिनल इक्विपमेंट 140 लाख का है तो ही डेप्रीसिएशन 140 लाख पर कैलकुलेट किया गया। क्या आपको लगता नहीं कि अगर 20 लाख की सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है तो आपको 20 लाख पर डेप्रीसिएशन क्लेम करने का कोई राइट ही नहीं बनता? ये कैसे हो सकता है कि एसेट खरीदने के पैसे गवर्नमेंट दे और डेप्रीसिएशन आप क्लेम करो? 20 लाख रुपए आपके लिए गवर्नमेंट ने दिए, डेप्रीसिएशन आप क्लेम कर रहे हैं। जो पैसा मैंने दिया ही नहीं, क्या उस पर डेप्रीसिएशन क्लेम करने का मेरा हक बनता भी है? गलत बात है ना। इनकम टैक्स एक्ट में जो सेक्शन 43(1) के एक्सप्लेनेशंस हैं, उसमें यह बात क्लियरली कही गई है कि अगर आपने कोई एसेट 100 रुपए की खरीदनी लेकिन 10 रुपए गवर्नमेंट ने दे दिए, तो आपने तो एसेट 90 की खरीदी है, तो आप डेप्रीसिएशन फिर 90 पर क्लेम करिए। 100 रुपए पर डेप्रीसिएशन क्लेम करने का आपका राइट एस्टेब्लिश ही नहीं होता। लेकिन यह बात भी सिर्फ तभी पढ़ी जा सकती है अगर यह साबित किया जाए कि सब्सिडी एसेट खरीदने के लिए मिली। मान लीजिए आपको हमने सब्सिडी दी किसी और काम के लिए, आपने सब्सिडी को एसेट खरीदने में इस्तेमाल कर दिया, तो यह तो आपकी प्रॉब्लम है, इसका एसेट के खरीदने से कोई लेना देना नहीं था। तो इस क्वेश्चन में मुझे सब्सिडी मिली जरूर है, पर क्या आप साबित कर सकते हैं कि सब्सिडी एसेट खरीदने के लिए मिली या सब्सिडी आपको किसी और काम के लिए मिली? मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में सब्सिडी आपको इसलिए मिली है कि आप बैकवर्ड एरिया में जाके काम करिए। अब जब हम बैकवर्ड एरिया में जा रहे तो गवर्नमेंट ने हमारी जेब में 20 लाख रुपए डाल दिए, कैसे लेते जाओ। अब आप जबरदस्ती हमारी जेब में रुपए डाल दोगे तो हम तो कहीं ना कहीं खर्च कर देंगे। हमने एसेट के खरीदने पे मान लीजिए खर्च कर दिए, तो इसमें हम क्या करें भाई?
इससे हमारा डेप्रिसिएशन क्लेम करने का राइट थोड़ी खत्म हो जाता है। कल को वो 20 लाख रुपए मैं कहीं और खर्च कर देता तो आप मेरा क्या बिगाड़ लेते? फिर तो मेरे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की पोजीशन को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। तो ये सोचना पड़ता है, सब्सिडी अगर एसेट खरीदने के लिए मिली है तो एसएससी डेप्रिसिएशन क्लेम करता है 90 रुपए पर अगर आपको सब्सिडी मिली किसी और काम के लिए है, भले ही आपने सब्सिडी इस काम में इस्तेमाल कर दी हो, तो आप एसेट पर पूरे 100 रुपए पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। क्या ये बात सही है? वही बात यहां पर अप्लाई भी हुई है। तो मैंने सब्सिडी के पॉइंट को इसलिए इग्नोर ही करा है जहां तक डेप्रिसिएशन का सवाल है। अगली हेडिंग डालेगा, कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज। कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज। आपने हेडिंग डाली फ्यूचर कैश इनफ्लोज। इसके लिए आप जो कॉलम्स बनाओगे, सबसे पहले तो पर्टिकुलर्स। अच्छा, पर्टिकुलर्स के बाद बताइए, वन टू चूंकि ईयर 3, 4, 5 की सिचुएशन आइडेंटिकल है तो हम भी एक ही कॉलम में गुजारा कर लेते। ईयर 6, 7, 8 आइडेंटिकल दिखती जरूर है, पर ईयर 8 आइडेंटिकल है नहीं असल में। वो क्या है कि 8वें साल में सैलरी वैल्यू का केस है, और जो आपने वर्किंग कैपिटल का पैसा डाला था वो हम बाहर निकालेंगे, इसलिए 8th ईयर को सेपरेटली लिख लेना ही फायदे वाली बात होगी। ठीक है ना? क्या आप मुझे बताएंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्वेश्चन में कितना लिखा है? $100। ठीक है, आपने बताया सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹100। ठीक है, पहले साल आप कितनी यूनिट्स बेचने का प्लान बना रहे हैं? 80,000। अगर आप 80,000 यूनिट बेचना चाहते हो, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपए है, तो इसका मतलब सेल कितनी होनी चाहिए? 80 लाख। रुपीस इन लैक्स। ओके, 80 लैक्स। दूसरे साल आप बेचना चाहते हो 1,20,000 यूनिट, 100 रुपए का रेट है, कितनी सेल हो गई? 120 लाख रुपए। 120 लाख रुपए। अच्छा, तीसरे, चौथे, पांचवें, हर साल, मैं कह रहा हूं हर साल आप यूनिट बेचेंगे 3 लाख। आप ये गलती से न सोचिएगा कि वो 3, 4, 5 साल की टोटल 3 लाख यूनिट है, ऐसा वो नहीं कह रहे हैं, ऐसा होता भी नहीं है। अगर 3 लाख यूनिट बेचनी है तो तीसरे साल भी, चौथे साल भी और 5वें साल भी। लिसन, 3 लाख यूनिट हर साल बेचेंगे 100 रुपए के रेट पर, तो हर साल की सेल कितनी हो गई? 300 लाख। छठे, सातवें, आठवें, हर साल 2 लाख यूनिट, कितनी सेल हो गई? 200 लाख। एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 100 रुपए है ना, तो जितनी यूनिट आप बेच रहे हैं उसको 100 रुपए से मल्टीप्लाई करिए, तो उतने लैक्स आपने रिप्रेजेंट कर दी। पॉइंट वैलिड। अब आप इसमें से माइनस करिएगा वेरिएबल कॉस्ट। कितनी वेरिएबल कॉस्ट बता रहे हैं?
ओके 40% वेरिएबल कॉस्ट हमें बताई गई है ना, 40% कितना हो गया 32 lakhs, 40% हो गया 48 lakhs, 120 lakhs, 80 lakhs एंड 80 lakhs। तो आपने सबसे पहले माइनस करा है वेरिएबल कॉस्ट जो कि है 40% ऑफ सेल्स। अब क्या माइनस करें, कैश फिक्स्ड कॉस्ट जो कि हर साल है 16 लाख रुपए, हर साल 16 लाख। अब क्या माइनस करें, डेप्रीसिएशन माइनस कर दें। डेप्रीसिएशन आपने बताया था अभी पहले साल का डेप्रीसिएशन है 17.5, दूसरे साल 17.5, बाकी हर साल 19। हर साल 19। अब डेप्रीसिएशन के बाद क्या माइनस करें, एडवर्टाइजमेंट। पहले साल का एडवर्टाइजमेंट कितना 30 लाख रुपए, दूसरे साल का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना है 15 लाख। तीसरे चौथे पांचवें हर साल 10 लाख। छठे सातवें आठवें हर साल 4 लाख। हाँ जी, इससे आपको क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो कि आपने बताया पहले साल माइनस 15.5, 23.5, दोबारा बोलिए 135, देन 81। यह आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया। टैक्स का रेट वैसे हमें कितना गिवन है 50%। हाँ जी, क्वेश्चन कहता है जी लॉस को करिए कैरी फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन ने कह दिया, हमें उन क्वेश्चंस का भी इंतजार करना पड़ेगा जिनमें ऐसी बात नहीं कही जाती है, पर अभी तो हम इस क्वेश्चन को निपटाए ना। लॉस को करिए कैरी फॉरवर्ड, इसका मतलब यह है कि जब पहले साल प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो टैक्स किस बात का। पहले साल जब प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो टैक्स किस बात का। तो जो अमाउंट टैक्स से पहले है वही अमाउंट टैक्स के बाद है कि क्वेश्चन में कहा गया है लॉस अगले साल जाएगा। अगले साल देखिएगा, हमें वैसे तो हमने इनकम अर्न करी है 23.5, लेकिन हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 23.5 तो बताएंगे ही, हम साथ में यह भी कहेंगे पिछले साल का लॉस भी तो है। तो पिछले साल का लॉस अगले साल की इनकम को अगर एडजस्ट कर दे
तो कितनी इनकम डिस्क्लोज करी जाएगी? 8 लाख। तो अगले साल गवर्नमेंट को टैक्स कितना दिया जाएगा? 8 लाख का 50%, और वो कितना होगा? 4 लाख। क्या ये बात सही? यानी ये जो एडजस्टमेंट होगी, ये एडजस्टमेंट एक तरीके से नोट हो जाएगा कि इस साल की इनकम इतनी है, पिछले साल का लॉस इतना है, तो टैक्सेबल इनकम 8 लाख हो गई। इस पे 50% टैक्स आ गया 4 लाख रुपए। तो हम क्या करेंगे? 23.5 में से 4 लाख का टैक्स माइनस करेंगे। डिफरेंस कितना आ गया? 19.5। हम तो यूं कह रहे हैं कि 23.5 लाख का प्रॉफिट कमाएंगे, उसमें से 4 लाख टैक्स दे दें। 23.5 लाख का प्रॉफिट कमाएंगे, उसमें से 4 लाख टैक्स दे देंगे, 19.5 रह जाएगा। क्या आपको लगता नहीं कि दूसरे साल आप बहुत कम टैक्स दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पहले साल का लॉस अभी सेट ऑफ हो रहा है भाई। जब तक लॉस सेट ऑफ नहीं होगा तब तक टैक्स देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर, तीसरे, चौथे, पांचवें साल अच्छा खासा प्रॉफिट है। 50% टैक्स कितना हुआ? 40.5। अब आप एक काम करेगा, आप डेप्रीसिएशन इसमें वापस ऐड कर दीजिए। डेप्रीसिएशन पहले साल है 17.5, दूसरे साल है 17.5, और बाकी हर साल है 90। अच्छा, सैल्वेज वैल्यू जो है वो आपको लास्ट ईयर में ऐड करनी चाहिए ना। 1 लाख की सैल्वेज वैल्यू है ना, लास्ट ईयर में ऐड करिएगा बस। वो भी जो एडिशनल इक्विपमेंट है उसकी सैल्वेज वैल्यू, ओरिजिनल इक्विपमेंट की तो कोई सैल्वेज वैल्यू है नहीं। प्लस वर्किंग कैपिटल टेकन बैक। वर्किंग कैपिटल का पैसा वैसे था कितना? 15 लाख। ठीक है, और तो कुछ नहीं है ना। पहले साल का कैश इनफ्लो 2 लाख, दूसरे साल का 37, तीसरे, चौथे, पांचवे 86.5, 59.5, 75.5। Okay, this is cash inflow. Cost of capital क्वेश्चन में गिवन है 12%। पहले साल का कैश इनफ्लो है 2 लाख रुपए, दूसरे साल का कैश इनफ्लो है 37 लाख रुपए, तीसरे, चौथे, पांचवे हर साल का कैश इनफ्लो है 86.5।
छठे और सातवें 59.5 और 8वें साल का कैश इनफ्लो है 75.5। ठीक है ना, 12% का रेट है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स पता कर लेते हैं। ओके, 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567, 0.507, 0.452, 0.404। हाँ कर सकते हैं, वो 3, 4, 5 इकट्ठा करना पड़ेगा, उसमें ज्यादा मेहनत लग जाएगी लग रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज बताए थे 284.485। ऑफ कोर्स दिस इन लैक्स ऑफ रुपीस। 284.485। आइए हम इसमें से माइनस करें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज जो कि आपने शुरू में कैलकुलेट किया था 142.97 lakhs। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो कि आपने शुरू में कैलकुलेट किया था 142.97 lakhs, ये आप माइनस करेंगे तो डिफरेंस आपको एनपीवी पता चलेगा 141.515 lakhs। 141.515 lakhs जो भी है पॉजिटिव अमाउंट है, हमें इन्वेस्टमेंट के लिए यहां कर देना चाहिए। तो आइए फिर आंसर लिखें। सिंस एनपीवी इज ए पॉजिटिव अमाउंट, since NPV is a positive amount, the given investment decision will be financially viable. The given investment decision will be financially viable. तो आज की क्लास में 2 क्वेश्चन हो गए और दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन रहे। खैर, इन दोनों क्वेश्चन से भी बढ़कर जो क्वेश्चन अब होगा वो है क्वेश्चन नंबर 25। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन होगा। उम्मीद है ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज ऑन पेज नंबर 88। मेरे ख्याल से हमें इस चैप्टर का खास तौर पे शुक्रगुजार होना ही चाहिए। आखिरकार ये चैप्टर आपको कुछ मतलब की और कायदे की बातें पढ़ा रहा है आपको, है कि नहीं? ये आपको बहुत फायदे वाली बातें ही पढ़ाई जा रही। बाकी चैप्टर्स में क्या है,
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फालतू की बातें पढ़ाई जा रही, मुझे नहीं लगता इसके सामने कोई चैप्टर कहीं नहीं टिकता। हमें वाकई में लगता है कल को ऐसी सिचुएशन हम लोग डील भी करेंगे। तो इसीलिए कैपिटल बस्टिंग का चैप्टर प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो शायद सबसे ज्यादा नॉलेज हमको इसी चैप्टर में मिल रही और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और बढ़िया सिचुएशन डील करने को मिल रही। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ना शुरू करते हैं। A company is setting up a plant at cost of rupees 300 lakhs investment in fixed assets. It has to decide whether to locate in forward area or backward area. Locating in backward profit to the extent of 20% is exempt for 10 years. अगर आपने बैकवर्ड एरिया में काम किया तो जितना प्रॉफिट आप कमाएंगे उसके 20% पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। The project envisages borrowing of rupees 200 lakhs in either case. The cost of borrowing will be 12% in forward area and 10% in backward area. However, the revenue costs are bound to be higher in backward area. The principal borrowing have to be repaid in 4 equal annual installments beginning from the end of 4th year. With the help of following information and by computing NPV, you are required to suggest the proper location for the project. Assume straight line method depreciation with no residual value. आपको ईयर 1 to 10 में क्या क्या गिवन है? प्रॉफिट और लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन इन लैक्स ऑफ रुपीस। जब वो कहते हैं FA यानी फॉरवर्ड एरिया, BA यानी बैकवर्ड एरिया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी हमको गिवन है। यू आर टू एज्यूम A रेट ऑफ इनकम टैक्स टू बी टेकन एट 50% एंड B लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट विल बी टेकन एज 10 years. Loss suffered is allowed to be carried forward for future set off. Subsidy of rupees 15 lakhs will be received if located in backward area. देखिए, आप फॉरवर्ड एरिया में काम करें या बैकवर्ड एरिया में काम करें, आपको फिक्स्ड एसेट्स तो खरीदनी पड़ेंगे ना। कितने की फिक्स्ड एसेट खरीदनी पड़ेगी बताएंगे? 300 lakhs। फॉरवर्ड एरिया में काम करिए या बैकवर्ड एरिया में काम करिए, आपको फिक्स्ड एसेट्स खरीदनी होंगी 300 lakhs की, माइनस सब्सिडी रिसीव्ड। बैकवर्ड एरिया में काम करोगे तो कितने की सब्सिडी मिलेगी? 15 lakhs। 15 लाख की सब्सिडी मिलेगी अगर आप बैकवर्ड एरिया में काम करेंगे तो, माइनस लोन टेकन, बोरोइंग्स 200 lakhs। लोन को मैं ऐसे समझता हूं कि आपके बिहाफ पर पैसे कोई और दे देगा। यानी आप बैंक को साथ ले जाना और कह देना जी 200 लाख रुपए तो बैंक देगा। हमने पूछा फिर आप क्या दोगे? आपने कहा जी मैं 100 lakhs दूंगा और मैं 85 lakhs दूंगा। तो बैंक ने कहा तो चलो आपके ब्याह पर 200 लाख रुपए हमने दे दिए,
अब आप ये हमें कब लौटाओगे? नहीं, मेरे ब्याह पर बैंक ने पैसे दे दिए, मैंने तो नहीं दिए ना। पर अगर बैंक पैसे दे रहा है तो मेरे ब्याह पर तो दे रहा है, अब मैं बैंक को बाद में वैसे लौटा दूंगा। तो आपको क्वेश्चन में पढ़ के बताना होगा कि बैंक को पैसे कैसे लौटाए जा रहे हैं। 4 equal annual installments commencing from the end of 4th year। हाँ, इंटरेस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी पहले प्रिंसिपल के बारे में तो बात करें। अब आप जानते हो जी, पैसे अगर फ्यूचर में दिए जाएं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू डिस्कस करनी पड़ती। क्या करें, डिस्कस करनी पड़ेगी। तो लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, the loan of rupees 200 lakhs, the loan of rupees 200 lakhs is to be repaid, in 4 equal annual installments, 4 equal annual installments commencing from the end of 4th year, commencing from the end of 4th year, full stop. The present value of such loan repayment, the present value of such loan repayment is computed below. The present value of such loan repayment is computed below. Okay, here loan repaid, present value at rate of 15%, rupee 1 and total. आपने लिया है लोन 200 लाख रुपए का, फैसला यह हुआ उसमें से 50 लाख चौथे साल के आखिर में वापस किया जाए, 50 लाख 5वें साल के आखिर में, 50 लाख 6ठे साल के आखिर में, 50 लाख 7वें साल के आखिर में। इस तरह टोटल 200 लाख रुपए का लोन वापस किया जाए। इस तरह टोटल 200 लाख का लोन वापस किया जाए। ठीक है ना? ओके, चौथे साल के बाद अगर 1 रुपया दिया जाए तो आज उसकी कीमत है 0.50। 5वें साल के बाद 0.50, 0.43 और लास्ट में 0.38। तो जो फ्यूचर लोन रीपेमेंट है, क्या आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? इसका सीधा सा मतलब है 94 लाख। इसका सीधा सा मतलब है कि 200 लाख माना आपको पे करने हैं, लेकिन फ्यूचर में पे करने हैं। आज की उसकी कीमत है सिर्फ 94 लाख। आइए कैलकुलेट करते हैं
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। फॉरवर्ड एरिया में अगर काम करोगे तो 100 lakhs आपको इनिशियली पे करने, 200 lakhs आपको फ्यूचर में पे करने हैं, पर हम उसको 200 lakhs नहीं, हम तो 94 lakhs ही मानेंगे। तो आप इसको कितना मानेंगे? 194 lakhs। अगर आप बैकवर्ड एरिया में काम करते हैं तो इनिशियली आपको कितनी पेमेंट करनी है? 85 lakhs। और फ्यूचर में जो 200 lakhs की पेमेंट करनी है उसे 94 lakhs माना जाए। 179 lakhs। देखो जी, आउटफ्लो की सिचुएशन को समझा जा चुका है। अब हमें इनफ्लोज की सिचुएशन को भी समझना, एनपीवी भी कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट के बारे में भी बात करनी। चलिए आइए हेडिंग डालते हैं। ये कैलकुलेशन तो हो चुकी है ना। हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज, कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज and NPV, computation of future cash inflows and NPV in forward area। एक बार फिर से, computation of future cash inflows and NPV in forward area। फॉरवर्ड एरिया की कैलकुलेशन हो रही है और इसमें बड़े सारे कॉलम्स बनेंगे। पहले है ईयर के बाद पीबीआईडी यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रीसिएशन। मैंने आपको कही है कि कॉलम्स बड़े सारे बनेंगे। अगर मैं डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करता हूं और माइनस करता हूं तो आफ्टर इंटरेस्ट होगा, आफ्टर डेप्रीसिएशन होगा, लेकिन फिर भी वो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लेता हूं तो इसमें मुझे वापस डेप्रीसिएशन ऐड करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि मुझे कैश इनफ्लो पता चल जाएगा। सही बात है ना। और एक बार मुझे कैश इनफ्लो पता चल जाए, फिर 15% के रेट पर हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
ओके, क्वेश्चन में हमको गिवन है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रीसिएशन, जो कि पहले साल ऑलरेडी नेगेटिव है। पहले साल वो ऑलरेडी नेगेटिव है। देखिए, आपने फिक्स एसेट खरीदी है 300 लाख रुपए की। लिसन प्लीज, आपने फिक्स एसेट खरीदी है 300 लाख रुपए की, लाइफ है 10 साल। इसका मतलब आपको हर साल डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करना चाहिए 30 लाख। आपको हर साल डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करना चाहिए 30 लाख। रहा सवाल इंटरेस्ट का, देखिए आपने लोन कितना लिया था? 200 लैक्स। आपने लोन लिया था 200 लैक्स। फॉरवर्ड एरिया में जो लोन लिया जाता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 12%। 200 लाख 12%, तो एक साल का इंटरेस्ट कितना बनता है? 24 लाख। 24 लाख रुपए। अच्छा, 24 लाख का इंटरेस्ट आपको पहले साल देना है, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, ठीक है ना? चार साल के आखिर में क्या होगा? आप 50 लाख का लोन वापस करोगे, तो पांचवें साल लोन कितना रह जाएगा? 150 लाख, 150 लाख। उस पर 12% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 18 लाख। छठे साल लोन कितना होगा? 100 लैक्स। 12% 12 लाख रुपए। सातवें साल लोन होगा 50 लाख, 12% 6 लाख। 7 साल खत्म, लोन खत्म, इंटरेस्ट खत्म। क्या ये बात सही? पहले साल ऑलरेडी 6 लाख का लॉस है, 30 लाख का डेप्रीसिएशन, 24 लाख का इंटरेस्ट, -60, 34 -30 -24, -20, 54 -30 -24, nil. +20, 60, 100, 120, 200, 300, 400, ठीक है ना? अब क्वेश्चन कहता है जी लॉस तो कैरी फॉरवर्ड होगा, तो पहले 2 साल तो कोई टैक्स देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले 2 साल में लॉस कितना इकट्ठा हो चुका है? 80 लाख। जब तक 80 लाख का लॉस एडजस्ट नहीं होता तब तक हम टैक्स भी नहीं देंगे। तो माना चौथे और पांचवें साल में 80 लाख का प्रॉफिट कमाया गया है, पर फिर भी हम टैक्स नहीं देंगे।
तो आप देख रहे हैं पहले 5 साल जो टैक्स से पहले वाला अमाउंट है वही टैक्स के बाद का अमाउंट है। क्या ये बात सही? लेकिन 5 साल खत्म होते होते लॉस पूरी तरह सेट ऑफ हो चुका है। अब आपके टैक्स पेमेंट करने का टाइम आ गया। छठे साल में अगर 100 लाख का प्रॉफिट है तो 50 लाख का टैक्स देना होगा। ठीक है ना? तो ये कैलकुलेशन सिंपल है हमारे लिए। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप डेप्रीसिएशन वापस ऐड करिए। ये -60 है, अगर उसमें 30 ऐड करोगे तो -30 हो जाएगा। -20 में 30 ऐड करोगे तो +10 हो जाएगा। 30, 50, 90, 80, 90, 130, 180, 230। एक सेकंड, ये ठीक कैलकुलेट हुआ? ओके। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने कैलकुलेट करा है बस उसमें डेप्रीसिएशन आपने वापस ऐड करना है जो कि है 30 लाख। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्वेश्चन में गिवन है 0.87, 0.76, 0.66, 0.57, 0.50, 0.43, 0.38, 0.33, 0.28, 0.25। ये शुरू वाला अमाउंट आप माइनस वाले लिखेगा ना, 294.2। This is present value of cash inflows minus present value of cash outflows. Present value of cash outflows कितना था फॉरवर्ड एरिया में? 194 lakhs। ओके, आपने लिखा 100.2 लैक्स। 100.2 लैक्स ना। जैसे हमने ये फॉरवर्ड एरिया की कैलकुलेशन करी है, सिमिलर लाइंस पर हमें बैकवर्ड एरिया की कैलकुलेशन करनी है और जिसका भी एनपीवी ज्यादा होगा हम उसके फेवर में अपना फैसला सुना देंगे। यहां तक आप लोग कॉपी कर चुके हैं? हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज, कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड एनपीवी, कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड एनपीवी इन बैकवर्ड एरिया।
देखिए बैकवर्ड एरिया में कॉलम्स तो आपके यही ही है, सिर्फ एक चेंज है कि जो टैक्स का रेट है वो 50% नहीं है, 40%। क्या आप इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि टैक्स का रेट 40% कैसे है? सी वेरी सिंपल पॉइंट, आप सुन लीजिए। 20% प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लगता है बैकवर्ड एरिया में, इसका मतलब 80% प्रॉफिट पर टैक्स लगता है। और अगर 80% प्रॉफिट पर 50% टैक्स लगे तो क्या टैक्स का रेट 40% मान लिया जाएगा? इन बैकवर्ड एरिया 80% इनकम is subject to income tax at rate of 50%. So 50% of 80% is in itself 40%. हाँ जी, तो आइए हर साल डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करें 30 लाख। ओके, बैकवर्ड एरिया में भी आपने 200 लाख का लोन लिया जरूर है, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। 200 लाख का लोन है तो एक साल का इंटरेस्ट हो गया 20 लाख। चार साल तक आप पूरे 20 लाख का इंटरेस्ट हर साल देते रहे। पांचवें साल लोन है 150 लाख, तो इंटरेस्ट हो गया 15 लाख। छठे साल लोन है 100 लाख, तो इंटरेस्ट हो गया 10 लाख। सातवें साल लोन है 50 लाख, इंटरेस्ट हो गया 5 लाख। लोन खत्म, इंटरेस्ट भी खत्म। पहले साल ऑलरेडी -50 है, 30 माइनस करो, 20 माइनस करो, फिर तो ये -100 हो जाएगा। -20 पहले ही है, और 30 माइनस करो, और 20 माइनस करो, -70 हो गया। 10 में से 30 माइनस करा, 20 माइनस करा, -40 हो गया। देन 20 माइनस 30 माइनस 20 कितना हो गया? -30। पांचवें साल नील। अच्छा, छठे साल कितना? 60। सातवें साल कितना? पॉजिटिव आ जाएगा। सातवें साल 120। आठवें साल हाँ जी, देखो जी, जब तक तो लॉस है तब तक तो हम कोई टैक्स देंगे नहीं।
और जब तक लॉस सेट ऑफ नहीं होगा हम तब तक भी टैक्स नहीं देंगे। वैसे टोटल लॉस कितना हो चुका है? 240 लाख। तो जब तक 240 लाख का प्रॉफिट नहीं कमाया जाएगा तब तक हम कोई टैक्स भी नहीं देंगे। तो छठे और सातवें साल अच्छा खासा प्रॉफिट है पर हम टैक्स नहीं देंगे। अच्छा, छठे और सातवें साल में कितना प्रॉफिट कमाया जा चुका है? 180 लाख रुपए। सवाल ये उठता है जी अभी लॉस कितना बचा है? 60 लाख का लॉस अभी बचा है ना? 60 लाख का लॉस अभी बचा हुआ है। अब 8वें साल में 160 लाख का प्रॉफिट है तो उसमें से 60 लाख तो भूल जाइए, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बाकी बचे 100 लाख पर 40% टैक्स लगेगा, 40 लाख। अब हिसाब खत्म हो चुका है। 200 लाख पर 40% टैक्स 80 लाख, 300 लाख पर 40% टैक्स 120 लाख। जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है आप उसमें डेप्रीसिएशन ऐड करिए। 30 लाख तो पहले साल हो जाएगा, -70, -40, -10, 0, 30, 90, 150, 150, 150, 210। Okay, present value of cash inflows 156.8 lakhs, 156.8 lakhs। इसमें से आप क्या माइनस करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, जो ऑलरेडी आप बैकवर्ड एरिया में बता चुके हैं, 179 lakhs। एनपीवी एक नेगेटिव अमाउंट है, 22.2 lakhs। तो बैकवर्ड एरिया में तो जी बात बनेगी नहीं, नेगेटिव एनपीवी के साथ तो हम वहां जा नहीं सकते। फॉरवर्ड एरिया में ही आपको प्लान सेटअप करना पड़ेगा। आपको ये लिखना होगा कंक्लूजन के तौर पे लास्ट में। आप लिखेंगे इट इज रेकमेंडेड to set up the plant. It is recommended to set up the plant in forward area because NPV is positive amount in its case. ठीक है ना? कंक्लूजन तो सिंपल सा ही। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।